नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या श्रोताओं। घड़ी में 8:30 बजते ही हम हाजिर होते हैं आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम लेकर। तो स्वीकार कीजिए मुकेश कुमार का नमस्कार। और आज हमने खेल खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर को। शबाब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार। शबाब जी, आपसे खेल खबरों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक जो हेडलाइंस हैं वो अपने श्रोताओं को बता दें। दुबई में एशिया कप तीरंदाजी चरण 3 में भारत ने पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। लवलीना बुरगोहाई और निकहत जरीन ने भोपाल में छठी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 3 विकेट पर 386 रन बनाए। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता ब्रजेश दमानी ने पहली बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती और भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एच एस प्रणॉय विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 8वें स्थान पर पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं तीरंदाजी की। दुबई में एशिया कप तीरंदाजी चरण 3 में भारत ने रिकर्व टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है और इस स्पर्धा में भारत के जो तीरंदाज हैं आकाश मलिक, उनकी अहम भूमिका रही है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आकाश ने वर्ष 2018 में ब्यूनस आयर्स में युवा ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। तो आइए सुनते हैं रिपोर्ट। दुबई में एशिया कप तीरंदाजी चरण 3 में भारत के शीर्ष तीरंदाज आकाश मलिक ने पुरुषों की रिकर्व टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। आकाश ने वर्ष 2018 में ब्यूनस आयर्स में युवा ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। आकाश के साथ टीम में 5 सालुंखे और मृणाल चौहान भी शामिल थे। भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को पराजित किया था। भारत और कोरिया के बीच फाइनल में 4 अंकों के बराबर रहने के कारण मैच शूट ऑफ में चला गया। शूट ऑफ दौर के मुकाबले में भारतीय तीरंदाजों ने कोरिया को 26 के मुकाबले 27 अंक से हराकर स्वर्ण पदक जीता। व्यक्तिगत स्पर्धा में आकाश मलिक को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। 20 से 25 दिसंबर के बीच आयोजित प्रतियोगिता में भारत का दबदबा रहा और एशिया कप तीरंदाजी चरण 3 में 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित 10 पदकों के साथ अभियान समाप्त किया। महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में भारत ने तीनों पदक जीते। प्रतियोगिता में प्रगति ने स्वर्ण, आदिति गोपीचंद स्वामी ने रजत और परनीत कौर ने कांस्य पदक जीता। महिला टीम कंपाउंड में प्रगति, आदिति गोपीचंद स्वामी और ऐश्वर्या शर्मा की भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स स्कैन। फाइनल में कोरिया जैसी मजबूत टीम को हराना निश्चित तौर पर भारतीय टीम के लिए बड़ी बात। जी हाँ, मैं इसे एक बड़ी जीत इसलिए मानता हूं कि रिकर्व में आपने देखा होगा मुकेश जी कि कोरिया का हमेशा दबदबा रहा है और उसमें अगर आकाश ने इस तरह का प्रदर्शन किया है और 2018 के प्रदर्शन को उससे भी बढ़िया तरीके से दोहराया है, बिल्कुल, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक निशानेबाजी में भारत काफी दिनों से अपना दबदबा बनाए हुआ है। तो जितनी भी स्पर्धाएं निशानेबाजी की, एक नई पीढ़ी के जो खिलाड़ी हैं जिनमें निश्चित रूप से आकाश मलिक का नाम सबसे ऊपर है, तो रिकर्व फिर उसके बाद कंपाउंड दोनों में हमने देखा जिस तरह का प्रदर्शन भारत का रहा है, आने वाले समय में राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और अगर हम इस मैच की ही बात करें, इस प्रतियोगिता की बात करें, फाइनल में दोनों टीम 4-4 अंकों के बराबर रही थी और तब शूट ऑफ में जाना पड़ा और शूट ऑफ में केवल 1 अंक के अंतर से भारतीय टीम जीतने में। जी हाँ, मुकाबला काफी मुश्किल भी था भारतीय खिलाड़ी के लिए और दोनों तरफ ही मुश्किल था, लेकिन काफी अच्छे तरीके से भारतीय खिलाड़ी ने इसको जीता और अपना दबदबा जो एक तरह से कायम रखा इस प्रतियोगिता में। और पुरुषों ने जो प्रदर्शन किया है, साथ में महिलाओं ने भी उसी तरह का प्रदर्शन वहां पर दिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल। रिकर्व कंपाउंड दोनों में अगर देखा जाए, हम पिछले 2-4 सालों की अगर बात करें तो इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन रिकर्व में काफी अच्छी वापसी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका कोरिया को इसमें हराना कोई आसान काम नहीं है। रुक करते हैं बॉक्सिंग का। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बुरगोहाई और मौजूदा विश्व चैंपियन निकहत जरीन ने कल भोपाल में छठी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिए। रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने 10 पदकों के साथ टीम जो ट्रॉफी है वो अपने नाम की है। असम की लवलीना ने सेना स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की अरुंधति चौधरी को 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में 5-0 से हराया, जबकि जरीन को 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के मुकाबले में आरएसपीबी की अनामिका से कड़ी चुनौती मिली, लेकिन अंत में उन्होंने अपने खिताब का बचाव करते हुए मैच को 4-1 से जीत लिया। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ मध्य प्रदेश ने दूसरा और 2 स्वर्ण और 2 कांस्य के साथ हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो जैसा नाम
वैसा प्रदर्शन। जी हाँ, और थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा निखत जरीन को अपने खिताब को बचाने में, लेकिन दूसरी खिलाड़ी क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है। और मोहम्मद अली के एक मिठाई के डब्बे में एक तस्वीर दिखाई थी उनके पिताजी ने, तब से बॉक्सिंग का जो खुमार चढ़ा वो आज देखिए कितना सर चढ़ कर बोल रहा है। निश्चित तौर पर, और जिस तरह से राष्ट्रीय चैंपियनशिप में निकहत और लवलीना ने अपना प्रदर्शन किया है, आने वाली जो अब नए साल में जो प्रतियोगिताएं होंगी उसमें भी उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। आप जानते हैं कि विश्व विजेता है इस समय निखत जरीन, और ओलंपिक में काफी शानदार प्रदर्शन लवलीना का रहा है। तो कुल मिलाकर ये दो ऐसी महिला मुक्केबाज हैं जिसे आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से नई पीढ़ी की ये दोनों खिलाड़ी आगे जाकर नेतृत्व करेंगी और प्रतिनिधित्व करेंगी अगर कहा जाए भारत का। और मैरी कॉम को इन्होंने आइडियल बनाया और उसका देखिए फल मिल रहा है। बिल्कुल। और शबाब जी, जिस तरह से राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो रही हैं, ग्रास रूट लेवल पर जब हम मुक्केबाजी में बच्चों को निकालें, प्लेयर्स को हम जब ढूंढें, खोजें, हालांकि खेलो इंडिया जो युवा गेम्स हैं वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सामने आ रहा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। नहीं, खेलो इंडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें खिलाड़ी निकल भी रहे हैं बहुत ज्यादा संख्या में। कहा जाए यूथ गेम्स पहले इस तरह से नहीं होते थे जिस तरह से खेलो इंडिया हो रहे हैं। अब तो आप देखिए ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका भी नाम खेलो इंडिया कर दिया गया। तो भारत सरकार के जो खेल मंत्रालय ने एक सबसे अच्छा काम ये किया है कि सभी बड़ी जो राष्ट्रीय डोमेस्टिक प्रतियोगिताएं हैं उसके साथ खेलो इंडिया को टैग लगा दिया है। तो खेलो इंडिया का मतलब ये होता है कि एक जोश, जज्बा, एक पैशन युवा खिलाड़ियों में आता है और इससे काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं निश्चित रूप से। रुक करते हैं क्रिकेट का। मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 189 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 3 विकेट पर 386 रन बना लिए थे। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया की दक्षिण अफ्रीका पर 197 रन की बढ़त हो गई है। डेविड वार्नर ने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाया। वार्नर जो रूट के बाद ऐसा करने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। कल के स्कोर 1 विकेट पर 45 रन से आगे खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को 75 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा और मार्नस लेबुशेन 14 रन बनाकर आउट हुए। डेविड वार्नर ने स्टीव स्मिथ के साथ तीसरे विकेट के लिए 239 रन की बेहतरीन साझेदारी की और स्कोर को 300 के पार पहुंचाया। डेविड वार्नर ने 100वें टेस्ट में 25वां शतक लगाया और चाय काल के बाद तीसरे सत्र में अपना दोहरा शतक भी पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति इस समय काफी मजबूत में है और मैच जो है उनके नियंत्रण में अभी हालांकि नजर आ रहा है, लेकिन पूरा मैच खुला हुआ है। जी हाँ, मैच खुला हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि श्रृंखला में 1-0 की बढ़त प्राप्त है ऑस्ट्रेलिया को। और ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है जो किसी भी टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा महत्वपूर्ण भारत के लिए भी हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में मुकेश जी आप जानते हैं कि भारत की नजर इस टेस्ट मैच पर भी है। भारत इस समय अंक तालिका में दूसरे नंबर पर इसलिए गया है कि भारत ने श्रृंखला तो जीती ही बांग्लादेश से, लेकिन जो पहला टेस्ट मैच जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका से जीता तो उसका भी लाभ भारत को मिला। अब भारत ये चाहता है कि ये श्रृंखला जो है दक्षिण अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया जीते, व्हाइट वॉश करे, भारत को और भी ज्यादा फायदा होगा। तब जब भारत ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा नव वर्ष में तो बहुत ज्यादा दबाव नहीं रहेगा कि चारों टेस्ट मैच आपको जीतने हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये टेस्ट मैच काफी महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता नहीं कि जिस तरह का मुकाबला अभी तक इस श्रृंखला में हुआ है तो दक्षिण अफ्रीका बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा पाएगा ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज और गेंदबाज कर रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीका दबाव में ही है। बिल्कुल। और दक्षिण अफ्रीका की T20 टीम के पूर्व कप्तान फरहान बेहरडीन ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। फरहान बेहरडीन 59 एकदिवसीय और 38 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। उन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी भी की थी। बेहरडीन ने संन्यास लेने की जो निर्णय है उसकी घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की है। उनका ये डिसीजन आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल, थोड़ा चोट समस्या थी, इंजरी से भी परेशान रहते थे, फिट नहीं थे। और अच्छी बात ये होती है कि जब आप अपने फॉर्म में होते हैं तो उस समय अगर आप संन्यास लेते हैं तो ये एक अच्छा संदेश जाता है, क्योंकि टीम में का हिस्सा भी नहीं थे पिछले कई वर्षों से वो, तो उन्होंने सही किया कि संन्यास की घोषणा की।
और जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट चल रहा है मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर यह है कि उनके जो तेज गेंदबाज हैं मिशेल स्टार्क चोटिल हुए हैं। उंगली में चोट लगने के कारण स्टार्क का सिडनी में तीसरे टेस्ट मैच में खेलना अभी तक संदिग्ध नजर आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस टेस्ट में पहले दिन कैच लेने के दौरान स्टार्क के बाएं हाथ की बीच की उंगली में चोट लग गई थी। तेज गेंदबाज हैं और बीच की जो उंगली है उसका ग्रिप में काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी सी निराशाजनक खबर। और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि डेविड वार्नर की स्थिति क्या रहती है। शतक बनाने के बाद वो रिटायर्ड हर्ट हो गए थे, दूसरा शतक बनाने के बाद, तो वो भी चोटिल हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 1-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अगर ये श्रृंखला, ये टेस्ट मैच जीते थी तो श्रृंखला का फैसला हो जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका लगभग फाइनल की दौड़ से बाहर होता हुआ नजर आएगा। तो फिर तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पर कोई दबाव नहीं रहेगा क्योंकि श्रृंखला का निर्णय हो चुका होगा। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की बात करें तो महिला क्रिकेट टीम की हरफनमौला खिलाड़ी एशली गार्डनर आईसीसी की T20 महिला ऑलराउंड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने में सफल रही हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज की कप्तान हेली मैथ्यूज, भारत की दीप्ति शर्मा और न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की। भारत के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से जीत दिलाने में गार्डनर की प्रमुख भूमिका रही थी। रुक करते हैं बैडमिंटन का। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणय आज जारी विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में 8वें स्थान पर आ गए हैं। उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। केरल के रहने वाले प्रणय इस साल शानदार फॉर्म में रहे हैं। उन्होंने अपने इससे पहले 2018 में भी 8वीं रैंकिंग हासिल की थी, लेकिन इसके बाद वो 2019 में 34वें स्थान पर खिसक गए थे। लेकिन अब प्रणय जो हैं वो फॉर्म में चल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जिस निरंतरता के साथ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है, तो 19 के बाद हालांकि 34 से 19 पर पहुंचे थे, हौसला थोड़ा सा कम था उनका, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी मेहनत से निरंतरता के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। क्योंकि आप जब अच्छा प्रदर्शन करते हैं तभी रैंक में आप ऊपर आते हैं। बिल्कुल। और बात करते हैं बिलियर्ड्स की। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता ब्रजेश दमानी ने इंदौर में पेट्रोलियम खेल संवर्धन बोर्ड के अपने साथी खिलाड़ी ध्रुव सितवाला को हराकर पहली बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल मैच में दोनों खिलाड़ी 4 गेम के बाद 2-2 की बराबरी पर थे। इसके बाद ब्रजेश ने शानदार खेल दिखाया और 4-3 से बढ़त हासिल की। उन्होंने आखिर में 8वें गेम में भी दबदबा बनाए रखा और 5-3 से खिताब अपने नाम किया। केरल ब्लास्टर्स एफसी ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल मैच में कल ओडिशा एफसी को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही केरल मौजूदा सत्र में लगातार 7वें मैच में अपराजित रहा है। सोरिशम संदीप सिंह ने इस मैच का इकलौता गोल 86वें मिनट में किया। बाएं छोर से स्थानापन्न खिलाड़ी ब्राइस मिरिंडा ने बॉक्स के अंदर अच्छा क्रॉस डाला, जिसे ओडिशा के गोलकीपर अमरिंदर सिंह सही ढंग से पंच नहीं कर सके और गेंद बाहर निकल गई। तभी वहां मौजूद संदीप ने हेडर के जरिए गोल किया है। तो केरल के लिए ये बड़ी बात है कि 7 मैच हो चुके हैं और अभी तक उन्हें किसी भी मैच में हार का सामना नहीं करना पड़ा। जी बिल्कुल। लेकिन ये मैच काफी मुश्किल रहा है। अगर ये गोल संदीप द्वारा नहीं होता तो पहला ड्रॉ होता। तो कुल मिलाकर काफी दिलचस्प खेल देखने को मिला। पहले हाफ में तो विपक्षी टीम ने कई बार अच्छा ऑफेंस किया और डिफेंस भी किया, लेकिन एकमात्र गोल के चलते जीत आखिरकार मिल गई। बिल्कुल, जीत मिली है। और एक और खबर आ रही है, केंद्र सरकार ने देश में ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी है। गजट अधिसूचना के अनुसार ई स्पोर्ट्स अब भारत में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट श्रेणी का हिस्सा होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स का छोटा स्वरूप ई स्पोर्ट्स वीडियो गेम का उपयोग करने वाली प्रतियोगिता का स्वरूप है। इस निर्णय से भारत के ई स्पोर्ट्स क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इससे देश के ई स्पोर्ट्स उद्योग में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले से निश्चित तौर पर ऐसा नजर आता है। मुझे लगता है कि ई स्पोर्ट्स वालों के लिए नए साल का एक बेहतरीन तोहफा है। इसे डिजिटल स्पोर्ट्स भी आप कह सकते हैं और काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। ई गेमिंग में खासतौर से देख सकते हैं, क्योंकि ई स्पोर्ट्स में अगर अपनी पसंद का गेम आप चुन करके 4-5 लोग टीम बनाकर आप खेल सकते हैं और उसमें काफी ज्यादा उत्साह है, जो कि कभी हमने देखा था भारत में पहले से ही 1972 से इसका चलन है। अमेरिका की अगर बात करें तो सबसे पहले इसे लाया गया था चलन में और उसके बाद इसका सीधा प्रसारण भी होता रहा है। और अब
भारत जैसे देश में लाइव स्ट्रीमिंग की भी इसकी कोशिश अब की जाने लगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण फैसला। तो श्रोताओं, आज का स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज हमने खेल के खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था हमारे वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर को। शबाब जी, आप हमारे स्टूडियो में और बहुत सारी खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो श्रोताओं, मुकेश कुमार और पूरी स्पोर्ट्स कैन टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।